वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे, साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। तो आज हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, ओके, इस चीज़ को हम स्टार्ट करेंगे। तो आइए बिना समय नष्ट किए स्टार्ट करते हैं इस चीज़ को। तो बेसिकली आपका यूनिट 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक का चैप्टर नंबर 1 होगा ये। जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसे हिंदी में कहते हैं स्थिर वैद्युतिकी, और इस चैप्टर का नाम है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स। यहाँ अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो आइए इसका थोड़ा मतलब समझते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब होता है आपका जो चार्ज होगा वो चार्ज रेस्ट में होगा। यहाँ पर देखिए ये चार्ज होगा ना, चार्ज एट रेस्ट, मतलब चार्ज क्या होगा, आवेश। इसे हिंदी में कहते हैं आवेश आपका विराम में होगा। रेस्ट का मतलब क्या होता है हिंदी में, इसका मतलब होता है विराम, ठीक है ना। चार्ज का मतलब क्या होता है, आवेश। मतलब इस चीज़ में हम अध्ययन करेंगे जो ऐसे चार्ज पे अध्ययन करेंगे जो विराम में होगा, ठीक है। आगे की चीज़ों में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, उसमें मैग्नेटिक इंडक्शन और तमाम सारी चीज़ें उसमें पढ़ेंगे हम, है ना। तो आइए देखते हैं इसमें, अब ये देखते हैं चार्ज क्या होता है, आवेश क्या होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा हुआ है जो चार्ज होता है वो भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में वैद्युतीय गुण का कारण होती है, ओके। तो चार्ज ऐसी भौतिक राशि है जो किसी वस्तु में वैद्युतीय गुण का कारण होती है। मतलब चार्ज कुछ ऐसी चीज़ है जिसके कारण किसी पदार्थ या वस्तु में वैद्युत का गुण आ जाता है, ठीक है। तो इसे इंग्लिश में बोलते हैं इट इज़ फिजिकल क्वांटिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल फेनोमिनन इन द बॉडी, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो एक कौन सी प्रॉपर्टी है, ये आवेश किसी वस्तु का आंतरिक गुण है। कहने का मतलब आंतरिक गुण, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, इसे बोला जाता है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। किसी वस्तु का वह गुण जो बाहरी बल या दबाव या गुरुत्वीय तौर पर निर्भर न हो। कहने का मतलब ऐसा वस्तु का वह गुण है जिस पर हम कोई भी बल लगाए ना तो भी परिवर्तित ना हो। अगर उस वस्तु पर हम 10 न्यूटन, 20 न्यूटन एंड सो ऑन बहुत सारे बल लगा दें तब भी वो चीज़ सेम ही रहे, ठीक है। तो इसी चीज़ को क्या कहते हैं हम साइंस की भाषा में कहते हैं इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, आंतरिक गुण, क्लियर। तो वह आवेश जो है ना किसी वस्तु का आंतरिक गुण है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है। और एक ऐसी राशि है, ये एक अदिश राशि है, जैसा कि अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसको बताने के लिए हमें किसी दिशा की आवश्यकता नहीं है। 5 कूलम, 3 कूलम एंड सो ऑन। इसका मात्रक क्या होता है, SI मात्रक कूलम होता है, जैसा कि अपनी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। ये इसका आंतरिक गुण है, ठीक है। जैसे कि देखो यहाँ पर आंतरिक गुण में क्या, किसी वस्तु का आंतरिक गुण क्या होता है, वह गुण होता है जो बाहरी बल या दबाव या गुरुत्वीय तौर पर निर्भर ना हो, ठीक है। जैसे कि देखिए द्रव्यमान, द्रव्यमान भी किसी वस्तु का सेम ही रहेगा, चाहे उस पर हम कोई बल लगाएं, ठीक है ना, या गुरुत्वीय तौर पर बाहरी बल लगाएं उस पर से फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है ना, या गुरुत्वीय तौर पर भी निर्भर नहीं करता है। तो ऐसी जो दो राशियां हैं, देखिए आवेश और द्रव्यमान, ये दो राशियां क्या हैं, ऐसी किसी वस्तु की आंतरिक गुण ही हैं, ठीक है ना, आवेश तथा द्रव्यमान। आइए देखते हैं आवेश द्रव्यमान के बारे में कुछ और चीज़ें। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमने लिखा हुआ है, आवेश के साथ द्रव्यमान आता है लेकिन इसका व्युत्क्रम सत्य नहीं है। कहने का मतलब जिस वस्तु का आवेश होगा ना उसके पास द्रव्यमान होगा, इस बात की गारंटी है। देखो चार्ज ऑलवेज कम्स विथ मास बट कन्वर्स इज नॉट ऑलवेज ट्रू, ओके। तो यहाँ पर देखिए कि एग्जाम्पल हमने लेकर बताया है, इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, आवेश तथा द्रव्यमान क्रमशः। इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या है, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9 × 10⁻31 किलोग्राम। मतलब इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है ना -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है, और जो इसका द्रव्यमान होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम का होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब इसके पास आवेश है, द्रव्यमान भी है, ठीक है ना। लेकिन अगर किसी वस्तु के पास द्रव्यमान हो तो ये जरूरी नहीं कि उसके पास आवेश हो, क्लियर। तो इसी प्रकार यहाँ देख सकते हैं हमने लिखा आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश तथा ऋणात्मक आवेश, ठीक है ना। तो इस चीज़ में लिखा है हमने समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। मतलब समान आवेश को जब आप पास में लाएंगे तो दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर भेजने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना, धक्का देंगे, पुश करेंगे, ठीक है ना। तो इसी चीज़ को साइंस की भाषा में कहते हैं प्रतिकर्षण, ठीक है ना।
या प्लस प्लस दो पास लाएंगे वो भी प्रतिकर्षित करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव पास लाएंगे वो भी प्रतिकर्षित करेंगे। ओके, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप। और क्या होगा, विपरीत आवेश क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मतलब एक पॉजिटिव लाएंगे एक निगेटिव लाएंगे पास में, तो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्लियर, ये चीज़ हमने इसी चीज़ को लिखा हुआ है। कहने का मतलब प्लस प्लस क्या होंगे, प्लस प्लस माइनस माइनस आपका प्रतिकर्षित करेंगे, क्या करेंगे, इस चीज़ को रिपल करेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षित करेंगे एक दूसरे को, और प्लस माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, आकर्षित करेंगे। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आइए देखते हैं कुछ अन्य प्रॉपर्टी है इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए, अब हम जानेंगे आवेश तथा द्रव्यमान में कुछ अंतर, इन दोनों में अंतर क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए, कहने का मतलब यही है, आवेश जो होता है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है निगेटिव भी हो सकता है। जैसा कि प्रोटॉन का आवेश होता है प्लस ही होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, माइनस ही होता है। ठीक है, मतलब आपका आवेश जो होगा वो धनात्मक भी हो सकता है ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन आपका जो द्रव्यमान होगा किसी वस्तु का वो पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, यह वस्तु पे चाल पर निर्भर नहीं करता है। जो आवेश है ना, यह वस्तु की चाल पे निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब अगर आवेश स्थिर हो, मतलब कोई बॉडी स्थिर हो, अगर उसमें आवेश है तो वो भी सेम रहेगा। अगर वो मूव कर रही है, चल रही है किसी स्पीड से, तो भी वो उसका आवेश सेम ही रहेगा। लेकिन यहाँ से आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से ये चीज़ आया हुआ है, m = m0/√1 - v²/c²। यम जो है आपका मूविंग मास है ना, मतलब जिस अगर v वेग से मोशन कर रही है ना कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट अगर v वेग से मोशन कर रही है तो उसका जो मास है मूविंग मास, मतलब गतिमान द्रव्यमान जो है वह m है। अगर इसका v क्या है, v वेग से गति जब कर रही है वो वेग है। ठीक है ना, चाल है। ठीक है, c क्या है, c आपका प्रकाश की चाल है ना, इसकी वैल्यू क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड। m0 क्या है, यह है रेस्ट मास। ये क्या है, रेस्ट मास, मतलब विराम का द्रव्यमान, मतलब विराम का द्रव्यमान इसे लिख सकते हैं, विराम का द्रव्यमान, विराम का द्रव्यमान है ये चीज़। ठीक है, ये विराम का द्रव्यमान ही है। ठीक है ना, इस चीज़ को हल्का सा इरेज करते हैं, इस चीज़ को क्या कहते हैं, विराम का द्रव्यमान। क्लियर, इस चीज़ को कहते हैं विराम का द्रव्यमान। ठीक है ना, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। अब m0 क्या है, m0 है इसका विराम का द्रव्यमान। m क्या है, जिस v वेग से मोशन कर रही है बॉडी उसका द्रव्यमान है। क्लियर, तो यहाँ से आप देख सकते हैं ना, जैसे अगर हम v की वैल्यू क्या होगी, हमें वास्तव में क्यों दिखाई नहीं देता कि जैसे कि हम मोशन में जाते हैं ना, तो जो आप v देखते हैं ना, v का अधिक से अधिक आप हम लोगों का 120 किलोमीटर/सेकेंड तक चल सकते हैं, 120 किलोमीटर/आवर हो सकता है, इससे अधिक तो मूव नहीं कर सकते हम। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखेंगे ना, तो 120 किलोमीटर/आवर को जब कन्वर्ट करेंगे मीटर/सेकेंड में, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो 120 को आप मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा ये चीज़, मीटर/सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम जानते हैं कि किससे गुणा करते हैं, 5/18 से। ठीक है ना, इसे जब गुणा करेंगे हम तो ये क्या आएगा हमारा, इसमें हो जाएगा गुणा, तो ये 600/18 हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन ये क्या है, ए सी जो है ना 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड है। क्लियर, मतलब 3 लाख किलोमीटर/सेकेंड। जब उसका स्क्वायर करके c² से भाग देंगे ना, तो बहुत क्वांटिटी जो v²/c² आपको दिख रहा है ना, ये बहुत छोटा आएगा, वेरी स्मॉल होगा ये चीज़, है ना, मतलब 10 to 0 कर जाएगा ये चीज़, मतलब बहुत स्मॉल होगा। आप लिमिट पढ़े होंगे तो v²/c² 10 to 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ए वाला पार्ट 0 के करीब होगा, तो कहने का मतलब आपको m = m0 निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए हमें अपने डेली लाइफ में जब भी हम मोशन करते हैं, जो हमारा मूविंग मास होता है और हमारा जो रेस्ट मास होता है वो लगभग सेम होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ के होंगे आप। ये यहाँ पर देख सकते हैं, जो आपका वह आवेश होता है वस्तु की चाल पर निर्भर नहीं करता है। कहने का मतलब अगर इलेक्ट्रॉन कोई मूव कर रहा है ना, लगभग प्रकाश के वेलोसिटी से ही मूव करे, तब भी उसका चार्ज सेम ही रहेगा। ठीक है, लेकिन उसका द्रव्यमान बदल जाएगा। क्लियर, चार्ज सेम होगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी वेग से गति कर रहा है ना, तो किसी चाल से गति कर रहा है, तो उसका चार्ज हमेशा सेम रहेगा, माइनस का ई, मतलब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम माइनस में। ठीक है, लेकिन उसका जो द्रव्यमान होगा वो बदल जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, स्पीड पे डिपेंड करता है।
ठीक है ना, क्लियर। यही चीज़ आपका बेसिक डिफरेंस है आवेश तथा द्रव्यमान में, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेश संरक्षण का सिद्धांत, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके होंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो उसमें बताया गया होगा ऊर्जा को तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है, इसको एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऐसे इसी प्रकार से हम यहाँ भी कहेंगे आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न तो नष्ट किया जा सकता है, बल्कि इसका एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरण किया जा सकता है, जैसे कि अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट कैन ओनली बी ट्रांसफर टू वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, ठीक है। तो ये चीज़ कहने की बात हो गई। आइए थोड़ा इसे समझने का हम प्रयास करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हम कोई सिस्टम लेते हैं, ठीक है, इसमें कोई चार्ज हो, ये मान लो Q1 हो, ये Q2 हो और ये Q3 हो, ठीक है ना। तो इसको हम मूव कर लें, ऐसे ऐसे मूव करवा दें ऐसे करके इसको, ठीक है ना। तो ऐसे मूव करवाने के बाद मतलब एक क्लोज सिस्टम हो ना, ये क्लोज हो, तो अगर इसको मूव करवा देते हैं ऐसे, तो मान लो इस पे आपका जो होता है ना, ये मान लो Q1 डैश हो जाता है और ये Q2 डैश हो जाता है, ये Q3 डैश हो जाता है। तो आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, जितना आवेश पहले था उसको मूव करवाने के बाद उतना रहेगा, ठीक है ना। तो जैसे कि देखो, तो ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश प्लस Q3 डैश, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे। आइए इसी को हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। यही आपका आवेश संरक्षण का सिद्धांत है। तो आइए देखते हैं इसको अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोई सिस्टम है ना, इसमें +3 कूलम आवेश है, इसमें +5 कूलम आवेश है, इसका -1 कूलम आवेश है, ठीक है। इसको हम ऐसे से मूव करवा दिए ना, तो इसके बाद क्या हुआ, इसका आवेश +2 कूलम हो गया, इसका आवेश +3 कूलम हो गया, एक Q कूलम हो गया, ठीक है। तो हमसे Q की वैल्यू पूछ रहा है, तो हम क्या करेंगे, आवेश संरक्षण का सिद्धांत लगा देंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, +3 +5 +-1 करेंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा +2 +3 +Q बराबर होगा आवेश संरक्षण के सिद्धांत से, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से। तो यहाँ पर देखिए 5 3 8, 8 में से 1 जाएगा तो आपका 7 बचेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 2 5 +Q। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो Q बराबर क्या मिल जाएगा आपको, 7 में से 5 घटा देंगे 2, तो Q की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 कूलम होगी। तो Q की वैल्यू आपको +2 कूलम मिल जाएगी, ठीक है ना। ये बेसिकली +2 कूलम होगा। समझ में आया, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। ये +2 कूलम आ जाएगा Q की वैल्यू, ठीक है। इस प्रकार से सवाल आपसे पूछेगा इस पर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ बात समझ रहे होंगे आप, आवेश संरक्षण के सिद्धांत आप समझ गए होंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक इससे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है, मतलब क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। और क्वांटाइजेशन का मतलब होता है फिक्स अवेलेबिलिटी, मतलब जितनी उचित मात्रा में उपलब्धता हो, ठीक है ना। क्वांटाइजेशन का मतलब यही होता है फिक्स अवेलेबिलिटी, ठीक है ना, मतलब आवश्यक मात्रा में जितनी उपलब्धता हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है द स्मॉलेस्ट चार्ज दैट कैन बी एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली इज चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ओके। तो कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉन का जो कोई भी आवेश होगा ना, कोई भी जो स्मॉलेस्ट चार्ज होगा वो E ही होगा, स्मॉल E। इसकी वैल्यू क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये चीज़ की वैल्यू यही होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है ना। इसे बोला जाता है फंडामेंटल चार्ज, क्लियर। इसी चीज़ को क्या बोला जाता है, फंडामेंटल चार्ज। कहने का मतलब E/2 कहीं नहीं मिलेगा आपको देखने को, ठीक है ना, क्लियर ना। E/2 नहीं मिलेगा, E/3 नहीं मिलेगा, E/5 नहीं मिलेगा। समझ में आया, या तो E मिलेगा, या तो 2E मिलेगा, या तो 3E मिलेगा, क्लियर, समझ में आया। तो कहने का मतलब जैसा कि आप इसको अच्छी इस तरह के समझिए, जैसे कि हमारे पास अगर एक पेन हो ना, तो इस पेन को आप एक ही पेन ले सकते हैं, या 2 पेन ले सकते हैं, या 3 पेन ले सकते हैं, या तो 4 पेन ले सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन इसको 1/2 पेन नहीं ले सकते हैं। समझ में आया। इसी प्रकार से जो यहाँ पर E है ना, E बिहेव कर रहा है, इसका चार्ज जो होगा
या तो +1 ही होगा या +2 ही होगा या +3 होगा या -1 ही, -2 ही, -3, -4 ही। आप जानते हैं कि जो चार्ज होता है, आवेश जो होता है वो निगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को अब आइए थोड़ा आगे देखते हैं। यही क्या कहता है, आवेश का क्वांटिटी जब आपसे पूछा जाएगा तो आप ये चीज़ कहेंगे, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट इन एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ओके, तो क्या कह देंगे, आवेश हमेशा ई का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। आवेश हमेशा ई के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर, इसी चीज़ को आप बोलेंगे, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब यही होता है कि वो एन, जैसे कि हमने देखिए, डैट इज क्यू इक्वल टू एन ई के फॉर्म में होगा, वेयर एन इज एनी इंटीजर। ओके, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। ई क्या है, एक फंडामेंटल चार्ज है जिसे मूलभूत आवेश भी कहते हैं। तो क्यू की वैल्यू फाइनली ऐसी दिखेगी आपको, +E 2E +3 प्लस में ये ना 5E 6E एंड सो ऑन एन ई। क्लियर, और ये क्या है, -1E -2E -3 -4E -5E एंड सो ऑन माइनस का एन ई। क्लियर ना, ऐसे ही आएगा आपका। इससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछा जाता है, आइए उसी को देखने का हम प्रयास करते हैं। जब भी आपको आवेश क्वांटीकरण के बारे में पूछा जाएगा तो आप क्या कहेंगे, आवेश हमेशा ई का पूर्ण गुणज के रूप में होता है। क्लियर, चार्ज ऑलवेज एग्जिस्ट एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ई क्या है, फंडामेंटल चार्ज है। इसको किसने बताया था, मिल्टन ने बताया था। इसकी वैल्यू जो मिल्टन ने याद किया था ना। क्लियर, तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड कुछ और टॉपिक भी हैं हमारे पास। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ कह रहा है, कैन चार्ज ऑफ एनी बॉडी 8 × 10⁻18 कूलम। क्या किसी बॉडी का चार्ज इतना हो सकता है? तो आइए देखते हैं इसी चीज़ को। किसी चीज़ का मतलब एन जो आएगा ना, यहाँ पर इंटीग्रल आना चाहिए। मतलब एन की वैल्यू 1/2 या 1/3 या 0.01 ऐसा नहीं आना चाहिए। अगर ऐसा आता है तो नहीं है, अगर ऐसा नहीं आता है तो है। तो आइए देखने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर इसके सलूशन में हम लिखेंगे, ठीक है ना, Q बराबर क्या दे दिया गया है आपको, 8 × 10⁻18 कूलम दे दिया गया है। क्लियर, तो आइए इसी को हम थोड़ा देखने का अच्छे से प्रयास करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसी को सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि Q बराबर क्या होता है, NE। Q बराबर क्या होता है, NE। एन E इज इक्वल टू 8 × 10⁻18। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखिए n बटे ई में लिख सकते हैं ना, 8 × 10⁻18। और ई की वैल्यू क्या होती है आपकी, ई की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ना, 1.6 को इसको काटेंगे यहाँ से तो ये चीज़ 5 बार में कट जाएगा। क्लियर, यहाँ मतलब 1.6 है ना, यहाँ पर 8 है तो इस 5 बार में कट जाएगा इससे। यहाँ 10⁻19 है, ऊपर 10⁻18 है, तो प्लस ऊपर में जाएगा +19 हो जाएगा, 10⁻+19, और ये क्या होगा 10⁻18। तो कहने का मतलब ये आपका हो जाएगा, n बराबर हो जाएगा 5 × 10⁻19 ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 5 × 10⁻1, कहने का मतलब 50 हो जाएगा। और ये आपका जेड में आता है ना, मतलब एक पूर्णांक है, एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई हो गया ना। तो Q बराबर क्या आपका हो जाएगा, 50। क्लियर, तो कहने का मतलब किसी बॉडी का चार्ज इतना हो सकता है। अगर ही आपका 1/2 आ जाता या 0.5 समथिंग करके आ जाता तो भी एन की, तो ये चीज़ चार्ज क्या, चार्ज ऑफ एनी बॉडी ऐसा नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हम क्या करते हैं, नो। क्लियर, क्यों, क्योंकि बाय द डेफिनेशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ए बॉडी कैन हैव ए चार्ज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई। ओके, तो इसी के कारण ये आपका 50 आ गया ना, तो आपको Q क्या मिल जाएगा, 50। तो एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई में आ रहा है ना, तो इसलिए ये बॉडी का चार्ज इतना हो सकता है। तो आइए देखते हैं इसे कुछ और फैक्ट। इस बात को आप अच्छे समझ गए होंगे, इसका कैलकुलेशन आप करके इतना ला सकते हैं। ठीक है, आइए इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं। तो आइए देखिए, एक सवाल और है हमारे पास। तो इसमें पूछा है, कहने चार्ज ऑफ एनी बॉडी, क्या किसी वस्तु पर इतना चार्ज हो सकता है? तो आइए इसी को फिर से उसी को ऐसे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या दिया गया है हमको, इसके सलूशन में हम क्या लिखेंगे, Q बराबर आपको दिया गया है 8 × 10⁻−20 कूलम। ठीक है ना, इतना दिया गया है। तो Q बराबर क्या होता है, NE, एन की वैल्यू निकालते हैं हम, NE है ना, 8 × 10⁻−20। क्लियर, ये माइनस का 20 है। ठीक है, थोड़ा हल्का सा इरेज करें इस चीज़ को। तो ये क्या है, -20। क्लियर,
तो n की वैल्यू क्या होगी, e की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, तो ये क्या होगा 8 इंटू 10 टू द पावर -20 इज डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे ना 5 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अभी बताए हैं, और माइनस का 90 ऊपर जाएगा तो प्लस का 90 और ऊपर क्या बचेगा 10 टू द पावर -1। तो कहने का मतलब इसको जब आप सॉल्व करेंगे ना तो 5 इंटू 10 टू द पावर -1 का मतलब 5/10 का मतलब 0.5। ठीक है ना, यह कोई पूर्णांक नहीं है। ठीक है ना, 0.5 क्या है, कोई पूर्णांक नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है। दिस इज नॉट बिलोंग टू जेड। जेड आप जानते हो कि सेट ऑफ इंटीजर नंबर होता है। एक सेट ऑफ इंटीजर नंबर क्या होता है -1 -2 एंड -3 एंड सो ऑन, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ओके, तो यहाँ से ये इंटीजर नहीं आ रहा है, इंटीग्रल पार्ट नहीं आ रहा है। क्लियर, तो कहने का मतलब यहाँ पर q इक्वल टू हो जाएगा 0.5e, मतलब 1/2e। यहाँ इस चीज़ को हम लिख सकते हैं, तो q बराबर क्या होगा, q बराबर हो जाएगा 0.5e। ठीक है ना, ये क्या होगा 1/2e। ठीक है ना, तो ये एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ e नहीं है। कहने का मतलब किसी पूर्णांक के साथ नहीं आ रहा है। कहने का मतलब अभी बताया ना पेन एग्जाम्पल लेके, मतलब इसका मतलब आधा पेन। आधा पेन का मतलब क्या, कुछ नहीं, या तो हम एक पेन ले सकते हैं या 2 पेन। इसी प्रकार से वो एक ई ही ले सकता है या 2e 3e 4e। इलेक्ट्रॉन सॉरी हम जानते हैं कि जो आवेश होता है माइनस में भी होता है, या तो -e -2e -4e ऐसा भी हो सकता है, लेकिन 0.5e नहीं हो सकता है। तो इसी प्रकार से हम कह देंगे, एक प्रश्न पूछा है कैन चार्ज ऑफ एनी बॉडी +8 × 10 टू द पावर -20 कूलम, तो इसका आंसर होगा नो। क्लियर ना, इसका आंसर क्या होगा नो, क्योंकि बाय डिफिनीशन ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, आवेश के क्वांटीकरण के कॉन्सेप्ट से हमें बोल सकते हैं कि जो आवेश होगा वो हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई ही होगा, मतलब n का एक पूर्ण गुणज ही होगा। क्लियर, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप। तो आइए कुछ और सवाल देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ पर देखिए आप, हमने ये चीज़ लिखा है, इस चीज़ को आप अच्छे से कहीं नोट कर लीजिएगा। ए बॉडी कैन नेवर टेक ए चार्ज √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन पाई कूलम। ओके, ऐसा इसीलिए क्योंकि आप देखो एक चीज़ हम समझा देते हैं आपको। अगर Q बराबर आप √2 कूलम ले रहे हो ना, समझ में आया, तो आप ये जानते हैं कि अपरिमेय संख्या है, इरेशनल नंबर है। इस चीज़ को आप जानते हैं कि सारी अपरिमेय संख्या जो इरेशनल नंबर होती हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर होती हैं। कहने का मतलब कुछ इस फॉर्मेट में होता है। आप जो √2 की वैल्यू अगर आप रखते हैं 1.414 है ना, 1414, ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू होता है। ठीक है ना, ये एग्जैक्टली वैल्यू नहीं है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। तो कहने का मतलब अगर आप हमारी बातों पे विश्वास न करें तो इस चीज़ को आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिएगा, 1.414 इंटू 1.414। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे ना तो 1.998 समथिंग करके आएगा ये वैल्यू, 2 नहीं आएगा। ठीक है ना, तो अगर इसका स्क्वायर रूट है अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। क्लियर ना, इस चीज़ का मान मतलब नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट भी नहीं करेगा, टर्मिनेट भी नहीं करेगा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वैल्यू है। कहने का मतलब ना तो इसको आप बार के फॉर्म में लिख पाओगे, ना तो जैसे कि देखो यहाँ जब समझा देते हैं हम आपको अच्छे से। इसी प्रकार से पाई भी आपका हो जाएगा। ठीक है ना, तो आप यहाँ जैसे एन की वैल्यू पुट करोगे ना, एन ई, यहाँ आपको वैल्यू एन की पुट करोगे एन ई इक्वल टू √2। ठीक है ना, तो ई बराबर आपका √2 एन बराबर आएगा ना ये, तो एन बराबर जो आपका आएगा ना, एन बराबर जो आएगा √2/e। अब वैल्यू पुट करके देखना तो ए कभी आपका जेड में नहीं आएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई होना चाहिए ना। कहने का मतलब एन की वैल्यू कोई पूर्णांक होनी चाहिए ना, लेकिन इस केस में आपको नहीं मिलेगा, इन सभी केस में आपको नहीं मिलेगा। पाई है ना, जो पाई की भी वैल्यू क्या है, पाई भी एक इरेशनल नंबर होता है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर का होता है। मतलब जो आप पाई की वैल्यू लिखते हो ना 22/7, ये क्या, ये भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ही है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं, इसको आप 3.14 भी लिख देते हो। ठीक है ना, ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से जैसे यहाँ पर देख सकते हैं √2 की एक्चुअल वैल्यू नहीं थी 1.414, ये अप्रॉक्सीमेट अनुमानित वैल्यू थी। इसी प्रकार से इसकी भी वैल्यू है। कहने का मतलब बार बार अपने आप को रिपीट करता जाएगा। ठीक है, मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार से ये बॉडी कैन नेवर टेक ए चार्ज √2 √3 √5 √7 एंड सो ऑन पाई कूलम चार्ज। ओके ना, तो मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे। तो आइए थोड़ा समझा देते हैं आपको इरेशनल नंबर क्या होता है। देखो इरेशनल नंबर कुछ इस फॉर्म में बनता है आपका। इरेशनल नंबर कैसे बनता है, या तो आपका इरेशनल नंबर देखिए इस फॉर्म में बनेगा 0.10
1 0 0 2 0 0 0 1 ऐसे ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं। कहने का मतलब ऐसा फॉर्मेट बनेगा ना जिससे आप बार के फॉर्म में नहीं लिख पाओगे, एंड सो ऑन। ये चलता जाएगा ऐसे ही, जितना बार चलता जाएगा, मतलब ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये रुकेगा नहीं दशमलव के किसी कुछ दशमलव के स्थान के बाद रुकेगा नहीं। इसे हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेट। और यहाँ पर देख सकते हैं रिपीट भी नहीं कर रहा है। रिपीट करने का मतलब इसे हम बार के फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए ज़रा 0.3 है ना, तो 3 3 3 3 रिपीट कर रहा है ना, एंड सो ऑन रिपीट कर रहा है, तो इसको हम बार के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये भी एक रेशनल नंबर होता है ना, क्लियर, समझ में आया। ये भी क्या होता है, एक रेशनल नंबर होता है। इसको हम 1/3 भी लिख सकते हैं। तो इस चीज़ को लिख पा रहे हैं ना, बल्कि ये चीज़ आपका रेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर ना। इसी प्रकार से हम ए जो होगा आपका, ये आपका इरेशनल नंबर हो जाएगा। प्रत्येक इरेशनल नंबर की ऐसी ही प्रॉपर्टी होती है, ना तो वो टर्मिनेट करेगा, मतलब ना ही उसका दशमलव प्रसार रुकेगा, वो चलता जाएगा, और वो अपने आप को रिपीट भी नहीं करेगा, मतलब उसको आप बार के फॉर्म में नहीं लिख पाए, जैसे कि यहाँ इसको लिख दिए हम। ठीक है, अब मैं आशा करता हूँ बात समझ गए होंगे आप, इरेशनल नंबर क्या होता है। अगर आपको इसको समझना है तो हमने बताया हुआ है, हमारे प्लेलिस्ट में है रियल नंबर्स, उससे आप अच्छे से जाकर देख लेंगे, तब आपका बात ये सब क्लियर हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम आगे भी इसके लेक्चर को लेकर आएंगे। ये आपका बेसिकली इंट्रोडक्शन वीडियो था इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज चैप्टर से लेकर के। इसे आप अच्छे से देखिएगा और इसका प्रॉपर नोट बना लीजिएगा। अगर आपको नोट चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका हम लिंक प्रोवाइड कर देंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो जैसे ही मुझे समय मिलता है मैं इसके लेक्चर को अपलोड करता रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।